नमस्कार, आप देख रहे हैं ऑनबिल टीवी और मैं हूं आपके साथ निशी भाटिया। बुलेटिन की शुरुआत करेंगे उत्तराखंड से आई कुछ खास खबरों के साथ। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी हरियाणा पहुंचे, जहां उन्होंने कुरुक्षेत्र में आयोजित अंतर्राष्ट्रीय गीता महोत्सव में शिरकत की। कार्यक्रम में कई साधु संत और गणमान्य भी उपस्थित रहे, जिन्होंने अध्यात्म से जुड़े विषयों पर विस्तार पूर्वक चर्चा की। मैं भी बचपन से गीता का अनुकरण करता आया हूँ। पहले गीता के सार के कथनों के माध्यम से समझता था, परंतु उसके बाद मेरी ऐसी रुचि जागृत हुई कि आज मैं अपने प्रत्येक निर्णय में, प्रत्येक कर्म और जीवन के हर मोड़ पर गीता के उपदेशों को अपने मार्गदर्शक के रूप में देखता हूँ। शायद इसलिए मेरी धर्मपत्नी का नाम भी गीता ही है। लोक संग्रह गीता में वर्णित है, लोक संग्रह मेवापि संपश्यन कर्तुम महर्षि, अर्थात समाज के कल्याण के लिए किया गया कार्य ही सबसे बड़ा धर्म है। और ये संदेश सदैव प्रेरणा देता है कि व्यक्तिगत लाभ, स्वार्थ और अहंकार से ऊपर उठकर निष्काम भाव से काम करना, राष्ट्र और संपूर्ण मानवता के लिए काम करना, प्रत्येक जीवन की प्रत्येक कठिन और चुनौतीपूर्ण परिस्थिति के समय ये अनेक ऐसे श्लोक हैं गीता के जो हमें रास्ता दिखाते हैं। अभी पूज्य शंकराचार्य जी बता रहे थे, कर्म योग, ज्ञान योग, भक्ति योग, राजयोग, इस प्रकार के अनेक योग। और दुनिया भर के अंदर आज जो काम हो रहे हैं उस पर गीता का अध्ययन भी हो रहा है। गीता का कहीं ना कहीं एक तरह से रिसर्च उस पर हो रही है, मैनेजमेंट के क्षेत्र में, आत्म शांति के क्षेत्र में, और कठिन परिस्थितियों में कैसे काम किया जाए, उन सभी में गीता हमें व्यवहारिक ज्ञान भी दे रही है। जीवन की प्रत्येक चुनौती को स्वीकार करके आगे बढ़ने की हमको प्रेरणा भी देती है। आज के समय में हम सभी जानते हैं कि हमने अनेक काम आदरणीय प्रधानमंत्री जी की प्रेरणा से आज देश के अंदर हो रहे हैं। अभी पूज्य ज्ञानानंद जी जब कह रहे थे तो उन्होंने हमारा भी उल्लेख किया, पूरे देश के अंदर किस प्रकार से आज शिक्षा के क्षेत्र में काम हो रहा है। हम आदरणीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी के मार्गदर्शन में और उनके नेतृत्व में विद्यालयों में प्रतिदिन गीता के श्लोकों के पाठों को अनिवार्य रूप से सभी विद्यालयों के लिए अनिवार्य किया है। और हम सभी जानते हैं आज देश के अंदर हमारे धार्मिक क्षेत्रों में जिस प्रकार से काम हो रहा है वो एक एक सभी हमारे पूज्य संतगण भी जानते हैं, देश के सभी लोग भी जानते हैं। आज हमारी धार्मिक धरोहरों को सजाया जा रहा है, संवारा जा रहा है, वो भूतो न भविष्यति। और देवभूमि उत्तराखंड में भी हमने अनेक काम आदरणीय प्रधानमंत्री जी की प्रेरणा से किए हैं। उसमें जो अभी लोकेश जी महाराज ने उसका उल्लेख किया कि उत्तराखंड पूरे देश का पहला ऐसा राज्य है देश की आज़ादी के बाद जहां रहने वाले सभी पंथों के लिए, सभी वर्गों के लिए, सभी समुदाय के लिए एक समान कानून, समान नागरिक संहिता का कानून लागू हो गया है। यह ऐतिहासिक कार्य इस वर्ष जनवरी से उत्तराखंड में लागू हो गया है। इसके साथ साथ केदारखंड और मानसखंड, जिनका उल्लेख संपूर्ण हमारे शास्त्रों में है, उनके सभी मंदिरों को सजाने का काम, संवारने का काम किया जा रहा है। वहीं हम श्री कृष्ण यमुना तीर्थ सर्किट के निर्माण की दिशा में भी काम कर रहे हैं, जिसमें यमुना जी के विभिन्न घाट बनाए जाएंगे। हरिद्वार ऋषिकेश कॉरिडोर के साथ साथ शारदा कॉरिडोर के निर्माण का कार्य भी किया जा रहा है। हमने संस्कृति, इतिहास और इसके दर्शन के लिए स्टडीज सेंटर फॉर हिंदू स्टडीज, इसकी भी स्थापना की है। भाइयों बहनों, संपूर्ण उत्तराखंड भारत के नागरिकों के लिए आस्था, विश्वास और संस्कृति का पवित्र केंद्र है। इसलिए हमने देवभूमि उत्तराखंड में धर्मांतरण न हो, इसके लिए सख्त धर्मांतरण का कानून लागू किया है। लैंड जिहाद, लव जिहाद और थूक जिहाद जैसी घृणित मानसिकताओं के खिलाफ कठोर कार्रवाई भी की है। सख्त दंगारोधी कानून बनाया है, जिससे कि अब दंगा करने वालों की, उनके हुए नुकसान की भरपाई, एक एक रुपए की पाई, एक एक भरपाई उन्हीं दंगाइयों से सुनिश्चित करने का प्रावधान किया है। बड़े पैमाने पर उत्तराखंड के अंदर अतिक्रमण था, कहीं नीली चादर, हरी चादर, पीली चादर चढ़ाकर हजारों हजार एकड़ जमीन
अतिक्रमित की हुई थी, उस अतिक्रमण से, उन लैंड जिहादियों से मुक्त कराने का काम भी हमने किया है और 10,000 एकड़ सरकारी भूमि को लैंड जिहादियों से हमने मुक्त कराया है। भाइयों बहनों, विभाजनकारी मानसिकताओं पर अंकुश लगाने के लिए हमने राज्य में मदरसा बोर्ड को भी समाप्त करने का निर्णय लिया है। 1 जुलाई 2026 के बाद राज्य के अंदर अब ऐसे मदरसे पूरी तरह से बंद हो जाएंगे जिनमें हमारे शिक्षा बोर्ड के द्वारा निर्धारित पाठ्यक्रम नहीं पढ़ाया जाएगा। हम देवभूमि में जिहादी मानसिकताओं को पनपाने वाले अलगाववादी केंद्र नहीं बल्कि ज्ञान और संस्कार के मंदिर स्थापित करना चाहते हैं। इसलिए हमने 250 से भी अधिक अवैध रूप से चलने वाले मदरसों को भी बंद किया है। इतना ही नहीं, हम सनातन धर्म को बदनाम करने वाले ऐसे छद्म वेशधारियों के खिलाफ भी सख्त कार्रवाई ऑपरेशन कालनेमी के तहत कर रहे हैं, जिसमें हमने हजारों ऐसे पाखंडियों और विधर्मियों को गिरफ्तार करने का भी काम किया है जो सनातन धर्म की गरिमा को ठेस पहुंचा रहे हैं। आपको ये जानकर हैरानी होगी कि ऐसे भी कई घुसपैठिए हैं जो नाम और बेस बदलकर देवभूमि उत्तराखंड की पवित्र और उसकी सनातन परंपराओं को कलंकित करने का प्रयास कर रहे हैं। हम ऐसे घुसपैठियों को देवभूमि उत्तराखंड से निकालकर हम वहीं वापस पहुंचा रहे हैं जहां से वो आए हैं। आज के इस अवसर पर सनातन संस्कृति के आप सभी संभावकों के समक्ष मैं एक बात अवश्य कहना चाहूँगा कि हमारी नई पीढ़ी भौतिकता, पश्चिमी दिखावे की चकाचौंध और अपनी जड़ों, संस्कारों और सनातन परंपरा को उससे धीरे धीरे कहीं दूर होती जा रही है। अब समय आ गया है कि हम अपनी नई पीढ़ी को अपनी सांस्कृतिक जड़ों, आदर्शों और मूल्यों से इस प्रकार के कार्यक्रमों के माध्यम से जोड़ें। आज के इस अवसर पर मैं आप सभी सनातन संस्कृति के रक्षकों से यह भी आह्वान करना चाहता हूं कि हम सभी को एकजुट होकर अपनी सनातन संस्कृति के संरक्षण, संवर्धन और प्रचार प्रसार के लिए समर्पित भाव से कार्य करना होगा। उत्तराखंड पलायन आयोग ने अपनी नई रिपोर्ट में बताया कि अगस्त 2025 तक प्रदेश में 6,242 लोगों ने रिजर्व बता कि यहाँ पर रिवर्स पलायन किया है। इनमें से सबसे अधिक कपौड़ी में 1,213, अल्मोड़ा में 976, टिहरी में 827 और चमोली में 760 ने यहाँ पर अपनी मौजूदगी दर्ज की है। कृषि, पशुपालन, हस्तशिल्प, पर्यटन और होम स्टे जैसे क्षेत्रों में लोग गांव लौटकर नई आजीविका खड़ी कर रहे हैं। विकासखंडों में टिहरी और तेलधार ब्लॉक सबसे आगे रहा है, जहां 300 लोगों ने वापस गांव में बसेरा डाला है, तो वहीं 169 लोग विदेशों से भी लौटे हैं, जिनमें से सबसे ज्यादा 66 लोग टिहरी पहुंचे हैं। आयोग ने कहा है कि ये आंकड़े राज्य में सकारात्मक बदलाव के संकेत देने वाले हैं। पलायन आयोग की उपेक्षा के अनुसार यहाँ पर उपाध्यक्ष डॉक्टर शरद सिंह नेगी ने बताया है कि लौटकर आए लोग अब नए मॉडल के साथ काम कर रहे हैं और स्थायी स्तर पर रोजगार भी दे रहे हैं। लगभग 6,500 लोग का को चिन्हित हमने किया है जो लोग लौटे हैं। ज़्यादातर लोग वो हैं जो कोविड में लौटे, लेकिन कुछ लोग कोविड से पहले भी लौट गए थे, कुछ लोग अभी हाल 2-3 सालों में भी लौटे हैं और अपना कारोबार कर रहे हैं। रिवर्स पलायन हम उनको मान रहे हैं जो गांव से गए थे और गांव लौटे हैं या गांव के आसपास के क्षेत्रों में लौटे हैं। शहरी क्षेत्रों में लौटे उसको हम रिवर्स माइग्रेशन नहीं मान रहे हैं और बड़ा अच्छा इसमें आंकड़े आ रहे हैं। लोग विभिन्न कार्य कर रहे थे जो जाके यहाँ से और लौट के भी फिर विभिन्न कार्य कर रहे हैं। ज़्यादातर लोग बागवानी, कृषि, मत्स्य, मुर्गी पालन, बकरी पालन में लगे हैं। कई लोगों ने होटल खोला है, कई लोगों ने अपना कंप्यूटर का सेटअप खोला है ना। कुछ लोगों ने छोटे छोटे उद्योग भी खोले हैं मसाले के, या 1-2 लोग हमको ऐसे भी मिले जो मार्केटिंग कर रहे हैं, लोगों से सामान इकट्ठा करके बेच रहे हैं ग्रामीण क्षेत्रों में। जैसे किसी के पास 10 किलो गेहूं हो गई, किसी के पास कुछ और हो गया है ना, उपज हो गई, तो उसको इकट्ठा करके, क्योंकि अमूमन इसका विपणन की समस्या आती है, लेकिन अगर इकट्ठा हो जाता तो विपणन आसान हो जाता है। कुछ लोग ऐसा भी करते हैं। रुड़की स्थित पिरान कलियर में जल संस्था की बड़ी लापरवाही सामने आई है, जहां पर पानी की टंकी से घंटों पानी बहता रहा। स्थानीय लोगों की शिकायत के बावजूद जिम्मेदार अधिकारी मौन हैं और फोन उठाना भी जरूरी नहीं समझते हैं। तो इसी खबर पर ज्यादा जानकारी के साथ हमारे संवाददाता प्रवेश राय हमारे साथ सीधे फोन लाइन के जरिए जुड़ रहे हैं। प्रवेश, देखने को मिल रहा है जल संस्थान की बड़ी लापरवाही इस वक्त उजागर हो रही है। पानी की टंकी से आखिरकार पानी इस कदर बह रहा है और उसके बाद भी जल संस्था पूरी तरह से बेखौफ क्यों है?
जी, नीचे आपको बता दें कि जिस तरीके से रुड़की स्थित पिरानकलियर में जल संस्थान की बड़ी लापरवाही सामने आई, देखने को मिला कि जो बड़ी पानी की टंकी थी जिससे गांव की में पानी का सप्लाई होता था, उस पानी में लगातार ओवरफ्लो देखने को मिला, जिससे जो वहाँ के ग्रामीण थे, ग्रामीणों का साफ तौर से कहना था कि संबंधित अधिकारियों को लगातार फोन किया जा रहा है, लेकिन अधिकारी फोन नहीं उठा रहे हैं। तो सबसे बड़ी लापरवाही वहाँ पे जो संबंधित जो वहाँ पे कर्मचारी जो ट्यूबवेल को जिस तरीके से पानी को चला करके जिस टंकी को भरा जा रहा था, कहीं ना कहीं सबसे बड़ी लापरवाही उनकी देखने को मिली। लेकिन लगातार जो है यहाँ पर 3 से 4 घंटे जो है इस तरीके से पानी गिरता रहा, जिसपे ग्रामीणों का साफ तौर से कहना था कि हम लोग अधिकारियों से संपर्क करने का प्रयास कर रहे हैं, लेकिन फोन नहीं उठा रहे। तो ऐसा कोई पहला मामला सामने नहीं आया है, बीते समय में भी ऐसे कई मामले सामने को देखते को नजर आए, लेकिन इसमें सबसे बड़े खामियाजे जो अधिकारियों की ओर से देखने को मिलता है कि इस तरीके से फोन ना उठाना और इस तरीके से पानी का बहते जाना लगातार, कहीं ना कहीं ये विभाग की सबसे बड़ी लापरवाही देखने को मिली। अब देखना होगा कि वीडियो वायरल होने के बाद कर्मचारी या किसी अधिकारी पर किस तरीके का कोई संज्ञान लिया जाता है, या किसी पर कोई कार्रवाई होगी, या इसी तरीके से चलता प्रवेश, चला हालिया स्थिति क्या कुछ है? हालिया स्थिति वहाँ पर 3 से 4 घंटे के बाद जब जिस तरीके से चलता रहा, तो ग्रामीणों ने जब वहाँ पे शोर शराबा करना शुरू करा, तो उसके बाद जब देखने को मिला कि कई घंटे बाद जो वहाँ पे ग्रामीण थे वो वहाँ तक पहुंचे, और ग्रामीणों ने खुद ही जो मोटर थी उसको बंद करके और वहाँ की हालिया स्थिति को सुधारा। तो अभी 3 से 4 घंटे पानी बहने ठीक के है, बाद वहाँ पे जल भराव की स्थिति भी देखने को मिली। जी ठीक है प्रवेश, इस खबर पर नजर बनाए रखिएगा। बहुत बहुत शुक्रिया तमाम जानकारी के लिए। खबरों में आगे बढ़ेंगे। रुड़की स्थित पिरान कलियर में ग्राम हदीदपुर में बेकाबू खनन से लदे ट्रैक्टर ट्रॉलियों ने बाइक सवार को कुचल दिया है। हादसे में पूर्व उप प्रधान समेत 2 लोगों की मौत हुई है, जबकि ट्रैक्टर चालक वाहन समेत फरार हो गया। दोनों मृतक हदीदपुर में अपने गांव लौट रहे थे और घटना के बाद परिजनों और ग्रामीणों का गुस्सा फूट पड़ा। पुलिस ने मौके पर मौजूद ग्रामीणों को समझाने की कोशिश की, लेकिन लोग चालक की गिरफ्तारी और कार्रवाई की मांग पर अड़े रहे। विंटर डेस्टिनेशन औली आने वाले पर्यटक अगले कुछ दिनों तक चेयर लिफ्ट उड़ान खटोले की राइड का लुफ्त नहीं उठा सकेंगे। दरअसल GMVN औली की ओर से संचालित औली चेयर लिफ्ट का संचालन वार्षिक मेंटेनेंस के कारण रोक दिया गया है। मेंटेनेंस और फिटनेस कार्य पूरा होने के बाद औली चेयर लिफ्ट को फिर से शुरू कर दिया जाएगा। बता दें कि GMVN औली के चेयर लिफ्ट प्रबंधक राजेंद्र प्रसाद डिमरी ने बताया है कि तकनीकी मेंटेनेंस के बाद जल्द औली चेयर लिफ्ट का संचालन शुरू हो जाएगा। शीतकालीन पर्यटन स्थल और हिम क्रीड़ा केंद्र औली की नंदा देवी इंटरनेशनल FIS स्कीइंग स्लोप की खूबसूरती ढलानों पर पर्यटक और स्कीयर्स के लिए ये चेयर लिफ्ट किसी वरदान से कम नहीं है। आगामी क्रिसमस और 31 दिसंबर न्यू ईयर के सेलिब्रेशन पर बढ़ने वाले पर्यटकों के दबाव को देखते हुए GMVN चेयर लिफ्ट प्रबंधन ने सालाना मेंटेनेंस के लिए चेयर लिफ्ट को 1 सप्ताह के लिए पर्यटकों के लिए बंद रखने का निर्णय लिया है। लिहाजा मेंटेनेंस फिटनेस कार्य प्रगति पर है, जल्द चेयर लिफ्ट का संचालन शुरू कर दिया जाएगा। वहीं इसी खबर पर ज्यादा जानकारी के साथ हमारे संवाददाता संजय कुंवर भी हमारे साथ फोन लाइन के जरिए जुड़ रहे हैं। संजय, देखने को मिल रहा है क्रिसमस और न्यू ईयर सेलिब्रेशन के लिए क्या कुछ तैयारियां इस वक्त जारी हैं, क्योंकि चेयर लिफ्ट की मेंटेनेंस भी इस वक्त जारी है। जी देखिए, जो सूबे की जो चारधाम यात्रा है वो समाप्त हो चुकी है और तीर्थाटन से अब जो है विंटर टूरिज्म शीतकालीन पर्यटन और इस पर जो है सारा दारोमदार अब टिका हुआ है। और विंटर डेस्टिनेशन औली में 9 दिसंबर के बाद ही जो है शीतकालीन पर्यटन जो है चरम पे होता है। तो लिहाजा अब जो रोपवे जो औली जोशीमठ रोपवे थी पिछले 3 सालों से बंद पड़ी है और पूरा जो दारोमदार है अब जो स्कीइंग और इवेंट से तमाम पर्यटकों को लाने ले जाने के साथ साथ जो है बर्फीली वादियों की सैर करने का जो दबाव जो लगातार 3 सालों से औली की जो गढ़वाल मंडल विकास निगम की चेयर लिफ्ट है उसके ऊपर है। और इसको देखते हुए कि आगामी जो सेलिब्रेशन है, विंटर सेलिब्रेशन है, नेशनल गेम्स होने हैं और साथ ही क्रिसमस सेलिब्रेशन और न्यू ईयर के लिए यहाँ पे हजारों की तादाद में पर्यटक पहुंचते हैं बर्फ का आनंद लेने के लिए। तो GMVN जो प्रबंधन है, चयनित प्रबंधन है, उनका ये सालाना मेंटेनेंस का कार्य जो है वीकली चलता है। प्रत्येक वर्ष इस दौरान जो है इनका जो चेयरलिफ्ट की जो तमाम तकनीकी जो बारीकियां होती है, जो इसके जो इक्विपमेंट्स होते हैं उनकी जांच की जाती है, उनका मेंटेनेंस किया जाएगा। फिटनेस टेस्ट पास करने के बाद जो है 3 और 4 दिन अभी इसमें और लगेंगे और इसके बाद जो है
पूरी तरह जब ये फिटनेस टेस्ट में पास हो जाएगी तो उसके बाद फिर से जो है पर्यटकों के लिए ये चेयरलिफ्ट खोल दी जाएगी। और लगभग जो दिसंबर का जो पहला सप्ताह है, तो पहले सप्ताह के यानी 5 और 6 तारीख तक जो है ये बिल्कुल दुरुस्त हो जाएगी और 5 और 6 से ये चेयरलिफ्ट जो है पर्यटकों के लिए शुरू हो जाएगी। इससे पर्यटक जो है लुत्फ उठाना शुरू कर सकते हैं। फिलहाल जो है लेकिन संजय, हाल फिलहाल जो पर्यटक चेयरलिफ्ट का लुत्फ नहीं उठा पा रहे हैं मेंटेनेंस और फिटनेस के चलते, तो अभी उनके लिए क्या कुछ ऑप्शनल राइड्स यहाँ पर संचालित की जा रही हैं? देखिए, जो अभी आज कल और परसों 2 से 3 दिनों में अगर कोई पर्यटक अभी जोशीमठ औली की तरफ और शीतकालीन यात्रा के लिए यहाँ पे आता है तो उनके लिए अन्य साधन वहाँ पे उपलब्ध हैं। जो रोपवे जो इसमें बुग्याल में जाने वाली जो बाइक होती है, एफटीपी बाइक, और वो वहाँ पे उपलब्ध है। घुड़सवारी वहाँ पे है। आप वहाँ पे अन्य जो बर्ड वाचिंग वहाँ पे कर सकते हैं। जो डे हाइक है, नेचर वॉक है, इस तरह का जो है वहाँ पे डे टूरिस्ट जो है वहाँ पे अभी आनंद उठा सकते हैं। फिलहाल जो है ये रोप चेयरलिफ्ट मेंटेनेंस पे है और लगभग 3 से 4 दिन इसमें अभी और लगना पड़ेगा। यानी कि संजय, कई एडवेंचर एक्टिविटीज और भी संचालित हो रही हैं जिसका लुत्फ पर्यटक इन 2 से 3 दिनों में उठा सकते हैं जब तक मेंटेनेंस और फिटनेस का चेयर लिफ्ट का कार्य जारी है। बहुत बहुत शुक्रिया संजय तमाम जानकारी के लिए। खबरों में आगे बढ़ेंगे। देवभूमि उत्तराखंड में वर्ष 2027 में ही विधानसभा का चुनाव होना है और उसी वर्ष हरिद्वार में अर्थ कुंभ का आयोजन होना है, जिसकी तैयारियां अब तेज कर दी गई हैं। सरकार के मुखिया का दावा है कि इस बार बहुत ज्यादा की संख्या में तीर्थ यात्री आएंगे, लिहाजा उन्होंने अधिकारियों को आदेश दिए कि तैयारियों में किसी तरह की कमी ना हो। इधर कांग्रेस ने इसे अब पूरी तरह से घेर लिया है और इस सवाल को उठाया है कि आखिरकार सरकार कर क्या रही है। भारत में 4 ही शहर ऐसे हैं जहां कुंभ का आयोजन होता है, जिसमें उत्तर प्रदेश का प्रयागराज, उत्तराखंड का हरिद्वार, मध्य प्रदेश का उज्जैन और महाराष्ट्र का नासिक शामिल है। इन 4 शहरों में से 2 ही शहर प्रयागराज और हरिद्वार में अर्ध कुंभ का आयोजन होता है। 2027 में हरिद्वार में अर्ध कुंभ का आयोजन होना है, जिसकी तैयारियां की जा रही है। अर्ध कुंभ को लेकर मुख्यमंत्री खुद ही बैठक कर दिशा निर्देश दे रहे हैं। ये हमारा मेला संपन्न होना है और सच में जैसा आपने कहा, उत्तर प्रदेश में 2018-19 में जिस प्रकार से वहां पर एक भव्य कुंभ मेला आयोजित किया गया था, अब मेरा भी ये था कि इस बार मैं प्रयागराज में गया था और वहां मैंने 2 दिन तक प्रयागराज में मुझे भी प्रवास का, स्नान का, आप सभी संतगणों का सानिध्य का सौभाग्य प्राप्त हुआ था। तब मन में विचार आया था कि नाम हमारी पौराणिक जो मान्यताएं हैं, जो धार्मिक रीति रिवाज हैं, वो अपनी तरफ से चलेंगे, लेकिन ये मेला हमारा इतना अच्छा हो, भव्य और दिव्य हो। और ये इसलिए भी मेरे मन में विचार आया कि 2021 का जो हमारा आयोजन था, आयोजन की बहुत अच्छी तैयारियां थी, सभी व्यवस्थाएं थी, आप सब लोगों का भी बड़ा उसमें सभी का सहयोग था, सभी का आशीर्वाद था। लेकिन उस समय में कोरोना महामारी आ गई थी और उस महामारी के कारण बहुत सारे जो श्रद्धालु थे, देश भर से आना चाहते थे, उस समय में यहाँ नहीं पहुंच पाए थे। इस कारण से मन में विचार आया कि क्यों ना इस बार हम चूंकि यहाँ पर एक भव्य और दिव्य आयोजन करें जो सभी के लिए एक यादगार बने और हम सब भी पुण्य के भागी बने। हरिद्वार पहुंचे प्रदेश के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने सभी 13 अखाड़ों के साधु संतों के साथ बैठक की, जिसमें उन्होंने साधु संतों से राय ली और उनकी बातों को ध्यान से सुना। बैठक के बाद मुख्यमंत्री ने इस बात पर जोर दिया कि व्यवस्थाओं में किसी तरह की कमी नहीं होनी चाहिए। सीएम ने साफ सफाई पर विशेष फोकस किया है और संतों के साथ ही विधायकों से अपील की कि सभी सफाई अभियान में मदद करें। जो हमारा आगामी कुंभ मेला भी है, वो नाम क्या हो, कैसा हो, वो सब आप सब लोग जैसा तय करें, मैंने आपको समर्पित कर दिया। लेकिन मेरा एकमात्र उद्देश्य है कि ये हमारे सनातन की धर्म ध्वजा को और विस्तार दे और जो सनातन प्रेमी हैं, हमारे श्रद्धालु हैं, भक्तगण हैं, वो आए और कहें वाह, माँ गंगा के तट पर गए कुंभ में, मेले में, और एक नया अनुभव,
नया एक इस प्रकार का स्मरण अपनी स्मृतियों में लेकर जाएं कि उनको लगे कि भाई वाह, हमने भी कोई पुण्य का काम किया है, इस मेले में हमको भी प्रतिभाग करने का अवसर मिला है। कुंभ मेला 2027 पर सीएम ने कहा कि कुंभ मेला 2027 का पहला शाही स्नान मकर संक्रांति 14 जनवरी 2027 को होगा। दूसरा अमृत स्नान मौनी अमावस्या 6 फरवरी, बसंत पंचमी 11 फरवरी, माघ पूर्णिमा 20 फरवरी और महाशिवरात्रि का अमृत स्नान 6 मार्च 2027 को होगा। फागुन का अमावस्या अमृत स्नान 8 मार्च 2027 को होगा। मेह संक्रांति अमृत स्नान 14 अप्रैल 2027 को, श्री राम नवमी का 15 अप्रैल और चैत्र पूर्णिमा का 20 अप्रैल 2027 को होगा। मुख्यमंत्री ने बताया कि घाटों के विस्तार और निर्माण को लेकर पहले चरण में 45 करोड़, आवागमन सुचारू के लिए 38 करोड़ रुपए, पेयजल के लिए 10 करोड़ रुपए, एक पुल की स्वीकृति दी गई है। शहर में भार न पड़े इसके लिए शहर से 15 किलोमीटर दूर पार्किंग की व्यवस्था की जा रही है। बिजली, पानी, शौचालय की व्यवस्था सुनिश्चित की जा रही है। शुद्ध पेयजल के लिए अलग से 14 करोड़ की राशि दी गई है। सुरक्षा के लिए हरिद्वार शहर में 20,000 सीसीटीवी कैमरे लगाए जाएंगे। छोटे रास्तों को चौड़ा किया जाएगा। इसके साथ ही शहर को अतिक्रमण से मुक्त किया जा रहा है। बैठक में अखाड़ों के साधु संतों के साथ ज्यादातर पार्टियों के प्रतिनिधि मौजूद रहे। ये पक्का करने के लिए कि 2027 में होने वाला ये मेला सच में दिव्य और शानदार हो, सभी जरूरी इंतजामों पर बात हो गई है। प्रधानमंत्री के मार्गदर्शन और प्रेरणा से ये एक शानदार मेला होगा। सभी सकारात्मक अनुभव के साथ जाएं। तैयारियां चल रही हैं और सभी के सुझावों से कुंभ को बेहतर बनाया जाएगा। भव्य और दिव्य तैयारियों के बीच विपक्षी नेताओं की प्रतिक्रिया है। कांग्रेस के प्रदेश प्रवक्ता सूरज नेगी ने कहा कि सीएम 2027 की तैयारियों पर बैठक कर रहे हैं, लेकिन फिलहाल इस बुलेटिन में इतना ही। आप देखते रहिएगा हॉर्नबिल टीवी। नमस्कार।